वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज वे में। और दोस्तों अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी तो एरोप्लेन की आएगी और थोड़ी बहुत चिड़िया की आएगी, क्योंकि मैं एयरपोर्ट एरिया में आया हूं किसी जगह और बड़ी मुश्किल से सुनसान जगह मिलती है दिल्ली एनसीआर में आपको अपनी वीडियो या कोई कंटेंट शूटिंग करने के लिए। तो आई होप कि वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही होगी आपको। और दोस्तों ये वीडियो है, जैसा कि अपने टाइटल में देख लिया पहले से, अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड की डिलीवरी लेते हैं तो शोरूम से निकलने से पहले, मतलब सबसे पहले आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत चेक करते हैं, तो उस समय क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए अपनी नई रॉयल एनफील्ड बाइक्स में। मैं और बाइक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग सभी बाइक्स में ये चीज़ें लागू होंगी। कुछ एक बाइक में हो सकता है इक्का दुक्का चीज़ें लागू ना हो, लेकिन ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड के जो फैंस हैं उनके लिए ये वीडियो है। और आप जो पेट्रोल पंप तक जाते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करने के बाद आप शोरूम से निकलते हैं, पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल पंप से जाने से पहले शोरूम में ही आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी है अपनी बाइक के बारे में, मतलब क्या क्या चीज़ें ओवरऑल आपको देखनी है। तो ये वीडियो दोस्तों इसी बारे में है, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देख रहे हैं चैनल ब्रिज व्यू। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको अपनी बाइक के पास। सबसे पहले मैं आगे से चलो शुरुआत करता हूँ ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे। सबसे पहले आपको चेक करनी है अपने, अगर ज़्यादातर बाइक्स में रॉयल एनफील्ड में अभी भी स्पोक व्हील ही आ रहे हैं, तो स्पोक व्हील को सबसे मतलब हर पार्ट को ऐसे दबा के देखना है। और आपको ये चेक करना है कि कोई जो है स्पोक व्हील ढीला तो नहीं लगा, क्योंकि वैसे तो फैक्ट्री से आता है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें जो है मैनुअल भी शोरूम वाले या भी जो उनके सर्विस सेंटर में जब वो लगाते हैं व्हील्स वगैरह तो थोड़ा बहुत ढीले रह जाते हैं, तो आप उसको वहीं पे पहले टाइट करा लीजिए। ये पहला स्टेप है। दूसरी बात है, आपको ये डिस्क देखनी है। ये जो देख रहे हैं आप, इसके बोल्ट होते हैं, ये 1 2 3 4, जिससे ये डिस्क इस रिम पे या अलॉय है तो अलॉय पे ये जो टाइट होता है, तो ये मतलब जो आपको बोल्ट हैं या स्क्रूज़ हैं ये एलेंकी वाले हैं। आई थिंक इसमें 8 mm का एलेंकी लगता है, आई एम नॉट श्योर। तो इसको आप हिला के देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से हिला के देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये ढीला होता है। और जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना हाईवेज पे, और आप ब्रेक एक बार मारते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो कोई एक कैलिपर, मतलब ब्रेक पैड जो है, कोई एक ब्रेक पैड उसमें चिपका रह जाता है और वो बार बार उसको लड़ता है, आवाज़ करता है। तो आपको लगता है कि कहीं ये डिस्क पैड डायल तो नहीं है या कोई और मेरा गाड़ी में ख़राबी तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं से ढीला होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे आप ब्रेक मारते हो, प्रेशर पड़ता है, तो एक साइड में वो मतलब टिल्ट हो जाता है ब्रेक, क्योंकि कोई स्क्रू ढीला है, तो आपके ब्रेक पैड में बार बार टकराता रहता है। तो आपको स्क्रूज़ देख लेना है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों इसके हेडलाइट की। अब ये हेडलाइट जैसे थंडरबर्ड की है, तो ये करीब 4,500-5 हज़ार की तो सिर्फ हेडलाइट आती है। आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो तो आपको पता होगा। अब हेडलाइट में 2-3 चीज़ें होती है। देखो, एक तो स्क्रू ये होती है, ये जो एक पत्ती लगी होती है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पत्ती होती है, ये पत्ती का जो बोल्ट होता है ना, ये कभी कभी ढीला छूट जाता है, क्योंकि मैनुअली टाइट होता है, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, लोग ही इसको टाइट करते हैं। तो ये कभी कभी ढीला छूट जाता है, जिससे क्या होता है, ये वाइब्रेशन होता है। ये तो पार्ट, ये देखो, ये पार्ट ज़्यादातर टाइट होते हैं, लेकिन ये पत्ती थोड़ी ढीली आती है कभी कभी, तो ये आपका हेडलाइट जो है वो वाइब्रेट करता रहता है। और वाइब्रेशन से क्या होता है, इसके बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अभी जो इसमें पार्ट्स लगाए गए हैं उसमें भी कॉइल्स वगैरह होते हैं अभी भी, और LED का सेटअप अभी भी नहीं आया है। तो घुमा फिरा के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा ना आपकी लाइट, उतना इसको डैमेज होने के, या इनफैक्ट कभी कभी हो सकता है कि ये जो खांचे हैं वो उसके बड़े हो जाएं, टूट भी सकती है आपकी लाइट। तो आपको बेसिकली 1 2 और ये 3 स्क्रू देख लेने हैं डिलीवरी लेते समय कि ये कहीं ढीले तो नहीं है, क्योंकि ये सब अगर कभी ख़राब होगा ना, स्क्रू छोटी सी चीज़ स्क्रू के ढीले होने से ख़राब हो गया, लेकिन आपका खर्चा मोटा हो गया, तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, हेडलाइट को आपको देख लेना है कि टाइट है या नहीं है अच्छे से। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है मीटर में। अब आप जानते होंगे थंडरबर्ड की मीटर में बड़ी कंप्लेन है लोगों को। तो मीटर में हमेशा, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ऊपर लेफ्ट में देखिए ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे लिंक आ रहा है। तो ये जो मीटर को कैसे ठीक करेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका कैसा सलूशन है, वो सब मैंने आपको 1-2 वीडियो में बताया है। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे फ़िलहाल डिलीवरी लेते समय देखना है वो ये देखना है, ये जो पत्ती होती है ना नीचे वाली, ये देख रहे हैं 1 2 3 ये स्क्रू जो होते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो आई गेस, तो ये स्क्रूज़ को भी टाइट करा लें, 1 2 3।
नॉर्मली टाइट होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर चीज़ें क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई पार्ट ढीला है तो उससे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होते 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 वो चीज़ फिर ख़राब होने लगती है। क्योंकि देखिए बड़ी वेल नोन चीज़ है, और आपको कोई कितना भी बताए, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, वाइब्रेशन अभी भी रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ 650 की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल GT की, लेकिन और भी बाइक्स में अभी भी वाइब्रेशन है, और बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाई है रॉयल एनफील्ड। लेट से आगे क्या होता है, जैसे मीटियोर गाड़ी लॉन्च होने वाली है तो उसमें कहा जा रहा है कि वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। चलो वो बात की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आप लिंक देख लीजिएगा। तो मीटर की ये पत्तियाँ टाइट करा लीजिएगा। ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अब इससे आगे चलते हैं, नीचे आते हैं बाइक में। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, बाइक लेते ही क्या करते हैं, एक अपने मनपसंद वाला खूब अच्छा सा रॉयल एनफील्ड की कंपनी का ही, या हो सकता है आफ्टर मार्केट, ये लगवाते हैं लेग गार्ड। अब लेग गार्ड लगवाना बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लेग गार्ड लगवाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेग गार्ड इनफैक्ट लगवाना ही चाहिए, और वो रॉड वाला नहीं लगवाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कोई फ्रेम मतलब डिज़ाइन वाला लगवाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, स्पेशली अगर मैं थंडरबर्ड की यहाँ पे बात करूँ तो क्या होता है, कई बार लेग गार्ड आपका यहाँ पे जो होता है ना, जब ये शॉकर नीचे आता है, मतलब ये ऊपर आपका व्हील जब शॉकर दबता है ऊपर जाता है ना, तो लेग गार्ड कुछ ऐसे डिज़ाइन के होते हैं जो यहाँ पर टकराते हैं, इस वाले पार्ट से टकराते हैं। तो कोशिश करिए बटरफ्लाई लेग गार्ड जैसे मैंने लगवाया है, या फिर कुछ और ऐसा लेग गार्ड हो जो कि यहाँ पे गैप हो। अगर आप देखें तो मेरे लेग गार्ड में यहाँ पे गैप है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे गैप है, ये फ्री पे पोर्शन होता है। क्योंकि देखो, अगर आपका लेफ़्ट साइड या राइट साइड में टायर है तो इतना ज़्यादा शॉकर, मतलब कोई पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं, या फिर आपका भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तभी इतना अंदर जाएगा व्हील। लेकिन अगर आपको वाकई में व्हील बहुत तेज़ी से अंदर जाता है, तो कोई पॉट होल में या बहुत पैनिक ब्रेकिंग स्ट्रेट पोजीशन में आप करते हैं, तो ये जो कट होता है वो स्ट्रेट में हमेशा काम करता है। तो ये जो फ्रेम है ना, अगर बीच में से ब्रेक है तो आपका मतलब कटा होना चाहिए, आपका ये लेग गार्ड बचा रहेगा। और जो अक्सर दिक्कत आती है लोगों को कि भाई मेरा ये जो है, ये यहाँ पे ये ठुक ठुक के फ्रेम से ख़राब हो गया, ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा अल्टीमेटली कहना यही है कि जो भी लेग गार्ड लगवाइए, अपनी गाड़ी को एक बार देख लीजिए, अपनी बाइक को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग लेग गार्ड लगवाइए। सिर्फ डिज़ाइन पे नहीं जाइए, ये भी देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मड गार्ड में लेग गार्ड बाद में टकराएगा, या फिर कोई ऐसा लेग गार्ड का डिज़ाइन है जो कि आपको अचानक से पैर रखने में वो अड़ रहा है, आपका पैर फंस जाए लेग गार्ड से, और आप मतलब ब्रेक मार के उसके बाद जैसे आप अपना पैर नीचे रखना चाहते हैं, वहाँ पैर नहीं रख पाए, लेग गार्ड में फंस गए पैर और आप गिर गए लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, जिधर भी आप पैर रखते हो, आप लेफ्ट ही हो या राइट ही हो। तो ये भी चीज़ एक ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों पर्सनली जो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी वो आपसे डिस्कस करता हूँ। मैंने जब बाइक ये परचेज़ की थी तो यहाँ से इसमें से ऑयल जो है हमेशा लीक करता था। तो कई बार मैंने शोरूम के चक्कर काटे और मुझे समझ नहीं आया, लोगों ने ये बोल्ट टाइट भी किए, ये वाला मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये जो आपका फ्यूल का पूरा सेटअप होता है जिसमें ऑफ, रिजर्व और मेन वाला जो स्विच होता है। तो इसमें क्या हुआ था कि कोई एक वॉल्व जो है वो इसमें था ही नहीं, मतलब स्क्रू जो है, स्क्रू लगाया था, टाइट तो किया था, चलो मेरे कहने पे सारे स्क्रूज टाइट किए थे, लेकिन कोई एक वॉल्व था यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में जो उसने लगाया ही नहीं था। तो अब क्या करोगे आप, अब अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहली बात ये करो कि एक बार आप टैंक फुल करा लो, क्योंकि इसको शोरूम में तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन अगर आप टैंक फुल कराओगे या जो भी रिकमेंडेड ऑयल लेवल है, मतलब फ्यूल लेवल है, उसको कराने के बाद जब प्रेशर पड़ता है ना बोल्ट्स पे, तब आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि हल्का सा एक गीली सी लाइन बन रही है बोल्ट्स पे। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि ये जो पार्ट है, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट होता है, रीज़न बीइंग इसमें से पेट्रोल नीचे अगर गिरेगा ना तो ये पूरा आपका जो कंपार्टमेंट है काफ़ी गर्म होता है, मतलब इंजन काफ़ी गर्म होता है नो डाउट, तो हो सकता है आग भी लग जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लोग, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आग लगने के बाद आप समझ सकते हैं क्या होता है। आप कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे अगर आप यूट्यूब सर्च करते होंगे, तो बुलेट में गिरने के बाद जो आग लग जाती है, होता क्या है, कुछ तो लोग इंजन छुड़वाते हैं और कुछ ये होता है कि बेसिकली पेट्रोल कहीं गिरता है गर्म, अगर उसको गर्मी मिलती है तो उससे आग लगता है। तो आपको जो बेसिक काम करना है वो ये करना है कि आपका पेट्रोल की जो लाइन है कहीं उसमें लीकेज ना हो। एक बार आप ऐसे फौरी निगाह पे देख लीजिए, अगर आपको डाउट होता है तो वहीं के वहीं उसको चेंज करा लीजिए या उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि अभी आपकी बाइक नई होती है, आपको नहीं पता होता कि बाइक कितनी गर्म होगी और क्या क्या होगा उसमें। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ बता रहा हूँ जो आपको बाइक को तो बचाएगा, प्लस आपकी भी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये भी, इसके नट बोल्ट भी देख लीजिएगा और कहीं ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ नया होता है, मैनुअली सब कुछ टाइट होता है, तो हो सकता है इंसान से गलतियाँ हो जाए। मशीन मेड होता है इंजन, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये बोल्ट वोल्ट सब उसका मशीन से टाइट होते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी छोटी चीज़ें आपकी बाइक में लगी हैं वो मैनुअली ही स्क्रूज वगैरह टाइट होता है, तो उसको आपको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा।
अब दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं जो आपको चेक करना है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार कई वीडियोस के कमेंट में आप सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि हैंडल की जो पोजीशन होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट थंडरबर्ड की या और बाइक के हैंडल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल थंडरबर्ड का दे रहा हूँ यहाँ पे, तो थंडरबर्ड की हैंडल की जो राइट पोजीशनिंग है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आप अपने सीटिंग पोस्चर और अपने हाइट के हिसाब से हैंडल को आगे पीछे कराते हो, लेकिन अब उसके बाद जो कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार ये पोजीशन सही नहीं थी, अब मुझे पहले वाली पोजीशन अचीव करनी है, अब उसके बाद वो पोजीशन मिस हो जाती है, तो आपको समझ नहीं आता कि हैंडल की सही पोजीशन होनी क्या चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस का हल एक ही बार में देता हूँ। और उसका आंसर ये है दोस्तों कि जैसे आप ये तो शॉकर देख रहे हैं, ये वाला, ये शॉकर की ये लंबाई आ रही है ना, और उसके बाद आपको ये हैंडल को यहाँ से मिलाना है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन और ये हैंडल, सॉरी शॉकर और ये हैंडल की लाइन, अगर थंडरबर्ड स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो ये लाइन बिल्कुल आपको सीधी रखनी है, और वही एग्जैक्ट जो है पोजीशन होती है आपके थंडरबर्ड स्पेसिफिकली। अगर मैं बात करूं थंडरबर्ड की, और भी बाइक्स में भी आप देख सकते हैं, वैसे थंडरबर्ड का जहां तक मुझे अपने राइडिंग मतलब 4-5 साल से मैं इस बाइक को चला रहा हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि ये परफेक्ट पोजीशन है। उससे क्या होता है कि जो ब्रेकिंग होती है ना आपकी, उससे सारा बैलेंस आपको शॉकर पर जाता है, हैंडल पे यहाँ बोल्ट्स पे मतलब सारा जो प्रेशर है वो नहीं जाता है। और जब भी आपको शॉकर कहीं पॉट होल में आपका टायर जाता है या कहीं और आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से आपने पैनिक ब्रेकिंग की या जो भी किया, तो इस बोल्ट पे या हैंडल पे पूरा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैंडल आगे होगा तो आपको प्रेशर आपके पूरे हैंडल पे ऐसे आएगा और ये आगे की तरफ हैंडल और जा सकता है, या एकदम आगे इधर कर लोगे तो आपकी जो कि मिरर्स के जो पोजीशनिंग भी आपके ब्रेक के अकॉर्डिंगली ही सेट होती है, तो आपके मिरर बहुत नीचे आ जाएंगे, फिर आपको पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो बेसिकली इसका सबसे थंब रूल या कह लो कि एक जो छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको शॉकर की लाइन से आपको हैंडल की लाइन ये वाली मिलानी है। ये लाइन और शॉकर की लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, वही आपका परफेक्ट हैंडल की पोजीशन है। और आपको ये देखना है कि ये पोजीशन बिल्कुल सही है या नहीं है। और देखिए नई गाड़ी है, कोई भी बाइक होती है, आप अगर सबसे पहली बार उसको राइड करते हैं तो आपको थोड़ा सा पोजीशनिंग आपको लगती है कि मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाती है। तो बाइक की जो पर्टिकुलर जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है वो बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती है। तो आप उसमें ज़बरदस्ती मैनुअली कुछ ना कराएं, मतलब हैंडल एकदम नीचे करा ली या एकदम बिल्कुल ऊपर करा ली, उससे आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत ही होगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट बाइक की जो बिल्ट है, जो तरीका है बाइक को सेट किया गया है, हैंडल जहाँ जिस पोजीशन में रखी गई है उसको ना छिड़वाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये भी आपको एक बार चेक करना है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अगले टायर के बारे में, डिस्क के बारे में बताया, वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब आपको इस डिस्क पैड, डिस्क जो आपका ये जो डिस्क पैड है मेटल वाला, सॉरी डिस्क को, इसको डिस्क बोलते हैं, तो मेटल डिस्क, इसको भी आपको स्क्रूज सारे देख लेने हैं कि कहीं ये तो ढीला नहीं है, क्योंकि ये भी कभी कभी जो है अटक जाता है और उसके बाद आपका बिल्कुल व्हील जैम हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरी बाइक में डिस्क ही ख़राब हो गया, कुछ हो गया। बेसिकली क्या होता है, ये स्क्रूज ढीले होते हैं और वो किसी एक साइड में जाके अटक जाते हैं, तो यहाँ भी ध्यान देना है आपको। तो हम जल्दीबाजी में पीछे चले गए थे और आगे की एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ दी थी, और वो है ये वाला बोल्ट। अब क्या होता है, रॉयल एनफील्ड में लेते ही आपको ये लगता है कि अरे भाई साहब इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन, ये तो लोग मैंने सुना था लेकिन इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं सोचा था, और इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन कैसे आने लगी गाड़ी में। होता क्या है, आपको वाइब्रेशन फील कहाँ से होती है, पहले ये समझिए। आपको वाइब्रेशन फील होती है 50 से 60% जो है आपके हैंडल से, और हैंडल वाइब्रेट करता है ना, तो ये सारा कुछ आपका मीटर, आपका हैंडल का ग्रिप जो है, उसके बाद ये आपके मिरर्स, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और आपको लगता है ये पूरी बाइक ही वाइब्रेट कर रही है। बेसिकली क्या होता है, आपका ये बोल्ट टाइट नहीं होता, और बिल्कुल नई बाइक की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये बोल्ट ढीला होता है, आपको अपने हिसाब से इसको टाइट कराना चाहिए। और उससे क्या होगा, आप जब इसको टाइट करा लोगे तो ये जो बेरिंग्स होती हैं, यहाँ पे एक बेरिंग है, एक यहाँ पे बेरिंग है, वो अपनी जगह अच्छे से बैठ जाएगी और ये पूरे हैंडल को अच्छे से ग्रिप में पकड़ लेगी अपने। और लेकिन ये मैं सजेशन ये भी दूंगा कि इस बोल्ट को इतना ज़्यादा टाइट मत करा दिए कि आपके हैंडल बहुत मतलब गाढ़ी चलने लगे, इसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बहुत टाइट चलने लगे, उससे आपके कंधे में भी दर्द हो जाएगा। और इतना ही टाइट कराइए ताकि उसकी बेरिंग सलामत रहे और आपको ईजिली हैंडल आप उसको मैनिपुलेट कर पाएँ, ईजिली इसको घुमा पाएँ। इतना टाइट ना हो जाए कि आपको घुमाने में ही दिक्कत हो। आपकी गाड़ी तो थोड़ी और स्टेबल हो सकती है बस ज़्यादा टाइट करने से, लेकिन फिर आपको चलाने में दिक्कत होगी। दोस्तों थोड़ी रोशनी कम हो रही है और थोड़ा शाम हो रही है, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा आपके लिए, लेकिन बेयर विद मी। अभी लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। और ये लास्ट पॉइंट है ये चेन के बारे में। अब आप जानते हो दोस्तों कि जब आप नई गाड़ी लेते हो तो बिल्कुल नया सब कुछ होता है, चेन भी ऑफकोर्स नहीं होती है, लेकिन आप 100% गाड़ियों में ये देखोगे कि चेन इतनी अच्छे से टाइट की होती है ना उन्होंने, मतलब ये जो एक्सल है, व्हील है, पूरा पीछे खींच के आपका ये जो चेन है ना वो ऐसे भी नहीं होगी, जैसे ये कर रहा हूँ ना मैं नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं होगी, आपको बिल्कुल टाइट चेन मिलेगी। अब उसमें अच्छाई तो होती है और वो कहेंगे भी भैया चेन आप 500 किलोमीटर चला लो, ऑटोमेटिक जो है
आप ही आपके मतलब 200-300 भी किलोमीटर चला लो, ऑटोमेटिक चेन आपकी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी और हल्का फुल्का तो चेन टाइट आपको कराना ही पड़ेगा बाद में। तो उनको हाथ जोड़ के बोल दिया कि नहीं भैया थोड़ी सी मेरी चेन ढीली कर दो, मैं नई एकदम बिल्कुल नई शोरूम कंडीशन बाइक की बात कर रहा हूँ। क्या होता है, चेन तो बिल्कुल अच्छे से टाइट होती है क्योंकि नई होती है, उसको ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ढीली कैसे होती है? वो ढीली भी उसके टेंशन इंक्रीज़ होने की वजह से होती है। उसके जो ओरिंग होते हैं या अंदर के जो भी उसके जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल बेचारे खिंच जाते हैं। और नई बाइक में चूँकि पावर भी अच्छी होती है और एक्सेलरेशन भी अच्छा होता है, पिकअप भी अच्छा होता है, तो चेन पे ही सारा लोड पड़ता है और चेन आपकी बिल्कुल टाइट होती है, जिसकी वजह से वो जो कहते हैं ना कि 500-400 किलोमीटर के बाद आपको चेन टाइट करानी पड़ेगी, तो वो करानी पड़ेगी क्योंकि इतनी प्रेशर में आप बाइक चला रहे हो तो चेन पे ही सारा इफेक्ट आएगा। तो थोड़ा सा, मैं बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन हल्का सा चेन ज़रा सा यहाँ पे प्ले होना चाहिए, बिल्कुल टाइट ना हो। काफ़ी लोगों का ये होता है कहना कि नहीं चेन तो ऑटोमेटिक ढीली हो जाएगी। ऑटोमेटिक ढीली होती कैसी है, पहले उनसे ये पूछो। ऑटोमेटिक ढीली होती ही उसकी कटिंग और वो जो चेन की जो कट्स होते हैं उनके उसमें डैमेज की वजह से होती है। तो आपने शुरुआत में नई बाइक को ही डैमेज कर दिया, नई बाइक की चेन को ही डैमेज कर दिया। और मैं कोई दोस्तों नौसिखिया बाइकर नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इस एक छोटी सी चीज़ से आप करीब 5 से 7 हज़ार या कई केसेस में 10,000 किलोमीटर की रेंज तक आपकी चेन की लाइफ को बढ़ा सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं करीब 50,000 तो इसको चला चुका हूँ, उसके बाद बहुत से बाइक चला चुका हूँ। और चेन के स्पेशली मैंने देखा है कि मतलब ये जो दिक्कत है ना, ये शुरुआत में लोग समझते नहीं है, बाद में करीब 4,000, 5,000, 10,000 किलोमीटर पे ही उनकी चेन और स्पॉकेट खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं अरे यार चेन स्पॉकेट बड़ा जल्दी खत्म हो गया। मैं तो सुना था रॉयल एनफील्ड की गाड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग मेटल यूज़ होता है, लेकिन आप उसको चलाओगे ही ऐसे इतने टाइट चेन पे तो वो तो ख़त्म होनी चाहिए, हो ही गई। तो बेसिकली इन सारी बातों को दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि मैंने कोशिश की कि आपको बाइक लेने से के समय ही आपको चेक करनी चाहिए, जिससे कि आपको बाइकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और देखिए बाइक एक मशीन होती है, आप मशीन की केयर जितनी अच्छे तरीके से करोगे मशीन भी आपको उतना अच्छा सपोर्ट करेगी। और चूँकि कोई भी बाइक आप लेते हो तो उसके साथ एक आपका एक्सपीरियंस, एक आपका अनुभव, कुछ यादें जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे आप दूर दूर ट्रिप पे जाते हो, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, और अच्छा अनुभव या यादगार या अनुभव तभी होता है जब आपकी बाइक कभी मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं देती, आपको कहीं फंसाती नहीं। और देखो मशीन होती है, आपको बाइक जानबूझ के नहीं फंसाएगी, बशर्ते कि आप उसका केयर करो। और इस बाइक को मैंने काफ़ी दिन से रखा हुआ है दोस्तों। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज बहुत से लोग बहुत सी वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको सच्चाई बताऊं कि इससे कम खर्चे में, इससे कम मेंटेनेंस में और कोई बाइक नहीं आती जो 350 या 500 सीसी, 650 सीसी की जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं। मतलब एक छोटी बाइक का ही खर्चा है इसमें। मैं माइलेज एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो पेट्रोल फ्यूल और उसके प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना माइलेज देती है, वैसे 35-40 तो देती है, सब लोग बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत कम है। और आपकी बाइक मेंटेनेंस कॉस्ट कम अपनी तभी रख पाएगी जब आप उसकी केयर करोगे, टाइम पे चेक करते रहो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम से शुरू होती है कोई बड़ी प्रॉब्लम, और आप उसको अगर नज़रअंदाज करते हो तो वो छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस देगी, बहुत सी अच्छी यादें देगी दोस्तों। तो अपनी बाइक को अपना दोस्त समझिए और कभी भी उसको प्रॉब्लम में मत डालिए दोस्तों। इस पॉजिटिव नोट के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुश रहिए, खुश रखिए, पीस।